अब इस चैप्टर में हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इस चैप्टर में सिर्फ दो प्रकार की समस्याओं के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले ओजोन स्तर के बारे में हमको पढ़ना है और दूसरा कचरों के बारे में हमको पढ़ना है। तो ओजोन स्तर क्या होता है, आप लोग कक्षा 9 में पढ़ाया था। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमको रक्षण प्रदान करता है। अगर ये पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी के वातावरण में आ जाएंगी तो कैंसर के रोगों में बहुत अधिक प्रमाण में वृद्धि हो जाएगी। तो इन किरणों की सहायता से ओजोन परत इन किरणों को रोकता है, जिससे कैंसर के रोगों में कमी की जा सकती है। लेकिन हमारे पर्यावरण प्रदूषण के कारण से हमारे ओजोन स्तर में तमाम प्रकार के छिद्र देखने को मिले हैं, इसलिए आजकल कैंसर के रोगों में अधिक प्रमाण में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एक प्रश्न है, ओजोन स्तर की बनावट को समझाओ। तो देखना, ओजोन स्तर हमारे वायुमंडल में पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, या इसको यूवी रे भी कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणों से हमको रक्षण प्रदान करता है। तो जो ओजोन है इसका अणुसूत्र O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु उसमें पाए जाते हैं। तो बनता कैसे है, सर्वप्रथम ऑक्सीजन गैस यह पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अपने परमाणुओं में टूट जाता है, मतलब O2 यूवी रे O+O, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। अब ऑक्सीजन का परमाणु पुनः O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस से प्रक्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है, मतलब O+O2 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, O3 मतलब ओजोन स्तर। ठीक है, तो अगर ओजोन स्तर की बनावट को समझाओ ऐसा प्रश्न है तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब ओजोन स्तर के विघटन को हमको समझाना है। तो सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से बहुत कमी आने लगी, क्योंकि 1980 के बाद प्रदूषण का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ा, तो ओजोन स्तर की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, मतलब उसकी मात्रा में धीरे धीरे कमी होने लगी। और इसका मुख्य कारण था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आता है CFC का पूरा नाम लिखो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए रसायन है, इसका मुख्य कारक माना गया। मतलब इसी CFC के कारण से ओजोन स्तर में अधिक प्रमाण में कमी होने लगी। और CFC का उपयोग कहाँ किया जाता है, CFC का उपयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेटर या फ्रिज और अग्निशामक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में ठंडाई उत्पन्न करने के लिए, AC में इसका उपयोग, अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनियन नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का पूरा नाम है यूनियन नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, की सर्वअनुमति से CFC के उत्पादन को सीमित रखा गया। जब CFC का उत्पादन कम होगा तो ओजोन स्तर के गिरावट में कमी देखने को मिलेगी। मतलब CFC जब हम कम प्रमाण में उपयोग करेंगे तो ओजोन स्तर की गिरावट को या ओजोन स्तर के विघटन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ओजोन स्तर के विघटन को समझाओ, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, कचरा किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को समझाओ। अनैच्छिक बिन उपयोगी चीज वस्तुएं जिनका हम अपने घरों में कोई उपयोग नहीं करें उन्हें हम कचरा कहते हैं। और अवस्था के आधार पर कचरों के 2 प्रकार होते हैं, ठोस स्वरूप का कचरा जिसमें शाक भाजी सब्जी धातुओं प्लास्टिक कांच इत्यादि का कचरा पाया जाता है। ठीक है, अब द्रव स्वरूप का कचरा जिसमें पानी का कचरा, खराब दूध का कचरा, अन्य प्रवाही स्वरूप का कचरा, जैसे पानी के कचरे में मुख्य रूप से जैसे हम बर्तन धोने के बाद जो पानी होता है, कपड़े धोने के बाद जो पानी होता है, ये सब प्रवाही स्वरूप के कचरे होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, अब विघटन के आधार पर कचरा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जैव विघटनीय कचरा, मतलब ऐसा कचरा जिसका हम जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विघटन करके खाद बना सके, उसे हम जैव विघटनीय कचरा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से फलों का कचरा, साग भाजी का कचरा, इन सब कचरों का समावेश होता है। इनका विघटन करके आसानी से हम खादों का निर्माण कर सकते हैं। और जैव अविघटनीय कचरा, मतलब ऐसा कचरा जिनका जैव रासायनिक प्रक्रिया से विघटन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अविघटनीय कचरा कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से धातुओं का कचरा, कांच का कचरा, प्लास्टिक का कचरा, क्योंकि इन सब का विघटन होने में कई लाख वर्षों का समय लगता है, इसलिए इसको अविघटनीय कचरा कहा जाता है।
अब जो घर उपयोगी कचरे हमारे उत्पन्न होते हैं उनका व्यवस्थापन किस प्रकार करना चाहिए वो प्रश्न है। घर उपयोगी कचरों के व्यवस्थापन के मुद्दे लिखो। तो यहाँ पर देखना 4-5 मुद्दा मैं लिखा हूं। जैसे पैकिंग को टालना चाहिए, छूटा फल और साग भाजी खरीदना चाहिए। जैसे मार्केट में लोग सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी लेकर आते हैं, ये नहीं करना चाहिए। एक थैली लेकर जाना चाहिए और छूटा फल और साग भाजी खरीद कर थैली में रखकर उसको लेके आना चाहिए, ठीक है। फिर पेन और रेजर, पेन मतलब लिखने वाला, रेजर मतलब जो शेविंग करने वाले मशीन होती है, उसका एक बार उपयोग करके फेंक देना पड़े, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। तो जैसे मुख्य रूप से पेन का उपयोग तो आप लोग ऐसे ही पेनों का उपयोग कर रहे हैं जो एक बार लिखने के बाद खत्म हो जाती है, उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरी पेन आप खरीदते हैं। लेकिन आप ऐसी पेन का उपयोग करें जिसमें रिफिल आए, तो दोबारा उसमें रिफिल हम लगा सकें। पुनः रिचार्ज हो सके ऐसी बैटरी को खरीदना चाहिए। अब जैसे मोबाइल में ऐसी बैटरी है, जब एक बार डिस्चार्ज हो जाता है पुनः उसको हम चार्ज करते हैं, उसकी बैटरी को निकाल के फेंकते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर बैटरियों का उपयोग करना चाहिए जो दोबारा रिचार्ज किया जा सके। फिर पुराने कपड़े, जूते इत्यादि जो 1-2 बार कुछ लोग पहनते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसका दान कर देना चाहिए ऐसे जरूरतमंद लोगों को जिनको इनकी आवश्यकता हो, तो उनका उपयोग वो कर सकेंगे और हमारे मार्केट में, हमारे वातावरण में कचरा नहीं फैलेगा। और रसोई में जो कचरे उत्पन्न होते हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए और कचरे पेटी में उसको डालना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से घर उपयोगी कचरों के व्यवस्थापन के मुद्दे थे और ये चैप्टर अब आज जाके पूरा हुआ है। तो ये वाला चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर जो है 15, ये दोनों चैप्टर पूरे हो गए हैं। इन दोनों चैप्टर की खूब अच्छे से तैयारी कर लेना। तो कल मैं सुबह 10 बजे आप लोगों को पेपर भेजूंगा, तो आप लोगों को पेपर लिखना रहेगा, तो उसके लिए एक अलग चोपड़ा तैयार कर लेना और उस चोपड़े में लिखना, बिना देखे ही लिखना, तैयार करके अच्छे से, ठीक है। और उसको आप संभाल के रखना, जब अपनी क्लास खुलेगी तब वहां पे आके मैं उन सारे पेपरों को चेक करूंगा, ओके।